नमस्कार। नमस्कार मैम। अश्रुत पूर्वा के इस मंच पर सभी उपस्थित दर्शकों, सुनने वालों को का हृदय से स्वागत करती हूँ और एक अल्पकालिक अंतराल के बाद अश्रुत पूर्वा मंच फिर से अपनी ऑनलाइन गतिविधियों को लेकर आज उपस्थित हुआ है। ashratpurva.com यानी ऑरा ऑफ लिटरेचर एंड लाइफ, जहां जीवन के दोनों पहलुओं यथार्थ और कल्पना लोक में सामंजस्य स्थापित करते हुए रचनात्मकता का एक वृहद संसार अपने पढ़ने वालों एवं देखने वालों के समक्ष रखता है। ये किसी विशेष विचारधारा का पक्षधर ना होते हुए समाज में मानवीय गुणों का विकास एवं एक बेहतर समाज की स्थापना करने का सद उद्देश्य लेकर अपने कार्य में लगा हुआ है। और अपनी आज की इस ऑनलाइन संध्या में हम उपस्थित हुए हैं जिसका नाम है शाम गजल, और इस मंच पर आज उपस्थित हैं सागर मध्य प्रदेश से आए मशहूर गजलकार श्री विनीत मोहन औदिच्य जी। नमस्ते सर, मैं आपका अश्रुत पूर्वा के इस मंच पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैडम बहुत बहुत आभार आपका। मैं अश्रुत पूर्वा का भी बहुत आभारी हूँ और विशेष तौर पर इसके पदाधिकारियों श्रीमती सांत्वना श्रीकांत जी और आपका और अन्य पदाधिकारी जो मेरी जानकारी में नहीं है उन सभी का और यहाँ उपस्थित सभी दर्शकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आभारी हूँ कि आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया है। धन्यवाद सर। और आपके उत्साहवर्धन और आपके सहयोग से ही अश्रुत पूर्वा इस मुकाम पर है। ये मेरा सौभाग्य है जी सर, आप लोगों से जुड़कर के। जी सर, शुरू से आपका बहुत अच्छा काम कर रही है अश्रुत पूर्वा और सभी क्षेत्रों में, साहित्य के सभी क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम कर रही है। जी सर, तो मैं आज अपने जुड़ने वालों को थोड़ा छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। सर गजल लिखते हैं और सोनेट तो लिखते ही हैं, बट आज की शाम गजल के लिए है, इसलिए सर के गजल के काम पर मैं बताऊंगी कि उनके कारवां गजल, खुशबू है सुखन, अंदाज सुखन, ये 3 संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। और सर की गजलों में जीवन से जुड़ी बातों, बहुत ही महत्वपूर्ण और गहन बातों को हमें देखने को मिलते हैं। तो सर की ही गजल से मैं उनका स्वागत करती हूँ। सर की एक लाइन है गजल की, 2 लाइनें शेर हैं। नहीं पीछे हटे वो शख्स अपनी सच बयानी से, नहीं पीछे हटे वो शख्स अपनी सच बयानी से, बने जो आईना खुद का उसे धोखा नहीं होता। तो कितनी खूबसूरत शेर सर ने कहा है। तो अपनी इस संध्या को आरंभ करते हुए मैं सर से सबसे पहले ये पूछना चाहूंगी कि सर गजल की तरफ आपका रुझान कैसे आया, कब से आया? जी दरअसल बचपन से ही मेरे पिताजी को बहुत शौक हुआ करता था गजल सुनने का और खासतौर पर रेडियो था उस समय, उस जमाने में, तो वो गजलें सुना करते थे मेहदी हसन की। और म्यूजिक से लगाव होने के कारण जब भी तुम्हारे कभी कोई उनकी गजल आ रही होती थी तो मुझे बुला लेते थे पास कि सुनो, तो आई यूज्ड टू एंजॉय इट वेरी मच। तो काफ़ी, लेकिन सबसे बड़ी आगे जो दिक्कत थी वो ये थी कि मुझे उर्दू के अल्फाजों का उतना ज्ञान नहीं था। म्यूजिक तो मैं एंजॉय करता था लेकिन उर्दू के अल्फाजों का उतना ज्ञान नहीं था। तो मैंने कई लोगों से निवेदन किया मुझे उर्दू सिखाने के लिए, लेकिन एश्योरेंस सब देते थे, सिखाया किसी ने नहीं। फिर उसके बाद मैंने दिल्ली से जो उर्दू अकादमी है उससे किताबें बुलवाई। खुद मैंने पढ़ना शुरू किया और एक बहुत अच्छी मद्दाह की डिक्शनरी मैंने ली। तो मेहदी हसन की गजलों में जो कठिन शब्द आते थे तो उनको मैंने उससे समझा, फिर दोबारा सुना तो और एंजॉय किया उसको, किस तरह वो रूह फूंक देते हैं शब्दों में। तो ये शौक लगातार बढ़ता चला गया और
लगभग मैं 17 वर्ष की उम्र का रहा होऊंगा, तो तब कुछ ऐसा होता था कि वर्ड्स की लाइनिंग मेरे माइंड में आती थी, लेकिन आलस की वजह से मैं लिखता नहीं था उनको। एक दिन रहा नहीं गया, तो मैंने जो है वो जो लिखा है वो एक नज्म बन पड़ी, और जिन लोगों ने उसको सुना बोले, हाउ कैन यू डू इट, आपने किया कैसे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको मतलब जो है उर्दू की जानकारी कहाँ से हुई, आपका तलफ़ुज़ इस तरह इतना अच्छा कैसे हुआ, कई लोग आश्चर्य में थे। तो उसकी वजह से हुआ ये कि मेरा उत्साह बढ़ा, मैं लगातार काम करता गया। पहले मैंने बेबहर लिखा, काफ़ी बेबहर लिखा इस शुरुआत में, और मैंने कतात भी लिखे हैं, शेर भी लिखे हैं, अशार बहुत सारे। मतलब आप ताज्जुब करेंगी कि जब मेरा माइंड सेट बना तो मुश्किल से 3-4 दिनों में मैंने 300 शेर लिख दिए थे। अरे वाह, यस, तो ये ईश्वर की ही कृपा कहूँगा मैं इसको। तो ये सब चलता रहा, मैं अच्छा मतलब करता रहा। जब प्रोग्राम वगैरह में जाता, लोगों को सुनाता, तो लोग जो है हौसला अफजाई करते, तो उससे लगा कि हाँ मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ। तो उसके बाद फिर माझी साहब से मुलाकात हुई मेरी, देवेंद्र माझी, जाना माना नाम है शायरी में। तो वो उन दिनों शीर्षक साहित्य परिषद में क्लासें ले रहे थे गजल की। तो मैंने भी पहली बार कोशिश की कि मौका अच्छा है, बहर पे लिखना कैसे सीखा जाए। उन्होंने मुझको तहजीब सिखाई कि शेर को कहा कैसे जाता है, उला क्या है, मिसरा सानी क्या है, ये सब जो है जब तक इनमें राब्ता नहीं होगा तब तक गजल के कोई मायने नहीं होंगे। तो उससे फिर मैंने काफी लिखना सीखा और आगे बढ़ता गया। करीब इस समय 5 संग्रह मेरे आ चुके हैं, जिनमें सबसे पहले था खुशबुए सुखन, उसके बाद फिर अंदाजे सुखन आया, फिर कारवाए गजल आया था एक बीच में, कारवाए सुखन आया, और एक और आ रहा है अभी अंदाजे गजल, वो आने वाला है। अच्छा, तो इस तरह से ये यात्रा सर मेरी कुछ जारी थी। शेर सुनाइए जी जी, आप। जरूर जरूर जरूर। देखिएगा कि जब मुझे उस समय बहर में नहीं लिखना आता था, तब जो मैंने अशार कहे थे उनको आप देखें कि वो सुन के आहटें पर्दे को गिरा देते हैं, वो सुन के आहटें पर्दे को गिरा देते हैं, और दिल ढूंढता है वस्ल की नई सूरत, क्या बात और है, दिल ढूंढता है वस्ल वस्ल की नई सूरत। और एक और शेर देखिएगा कि तेरी अंगड़ाइयों से रंग में आती है शराब, तेरी अंगड़ाइयों से रंग में आती है शराब, वरना इस तल्ख पियाले में मजा ही क्या है। अरे वाह, क्या बात इस है, तल्ख पियाले में मजा ही क्या है। और एक और शेर देखिएगा कि उस गुल बदन की खुशबू से, उस गुल बदन की खुशबू से रंगीन पैरहन भींगा हुआ तकदीर पर इतराता फिरे है। बहुत उस खूबसूरत, गुल बदन की खुशबू से रंगीन पैरहन भीगा हुआ तकदीर पे इतराता फिरे है। और एक और देखिएगा शेर कि जहां गया वो लिए धूप सी खिली रंगत, जहां गया वो लिए धूप सी खिली रंगत, वहीं पे खिल उठे वीरान से सभी चेहरे, बहुत खूबसूरत, वहीं पे खिल उठे वीरान से सभी चेहरे। और एक और शेर देखें कि बिखरा हुआ है खून भी, बिखरा हुआ है खून भी, और हैं फटे खतूत, बहुवचन है ये खत का, बिखरा हुआ है खून भी और हैं फटे खतूत, शायद यही हो रास्ता कातिल के मकां का, शायद यही हो रास्ता कातिल कातिल के मकां का।
और एक और शेर देखिए, इसकी खूबसूरती देखिए आप, कि तस्बीह हाथों में लिए, तस्बीह माला को कहते हैं जिसमें मन के होते हैं, जी, तस्बीह हाथों में लिए, होठों पे उनका नाम, यूं इबादत में उम्र गुजर जाए तो अच्छा। क्या बात है, तस्बीह हाथों में लिए, होठों पे उनका नाम, यूं इबादत में उम्र गुजर जाए तो अच्छा। तो ये क्या वो बात दौर था, ये वो दौर था जब मैं सीख रहा था। मुझको बाहर वगैरह में लिखना नहीं आता था, तो जो अशार लिखे हैं इनसे आप अंदाज लगा सकती हैं कि ये गॉड गिफ्ट टैलेंट ही था जो अपने आप मुझे इस रास्ते पर आगे बढ़ा रहा था। तो सर ये जो आपने शेर कहे ये आपके शुरुआती दौर के बिना बिल्कुल बहर बिल्कुल, वाले। जी बिल्कुल, एकदम जी, शुरुआती दौर के हैं, बिना बहर के, जब मुझे बहर वगैरह का कोई नॉलेज नहीं था, वाह, ओनली इमेजिनेशन। इमेजिनेशन। और जो आपने शब्द यूज किए हैं, उर्दू के जो शब्द जी जी यूज जी किए हैं वो भी बहुत ही चुनिंदा हैं और शेर की खूबसूरती को और बढ़ाते हैं। उतना सर जी उर्दू का जी ज्ञान मुझे नहीं है, तो जो जी जी जी। तो मैं अपने हिसाब से अपनी बात कह रही हूँ। तो सर जैसे गजल सुनते थे आप, तो आपको किन किन गजलकारों की गजल सुनना बेहद पसंद था? जी जी, मैं बताता हूँ आपको कि गजलकारों में सबसे पहले तो मेहदी हसन का ही नाम है। उसका जी, कारण बहुत साफ है, मैं बताऊं जी बताइए। कि मुझे शास्त्रीय संगीत और उपशास्त्रीय संगीत से काफी लगाव रहा है, और उनकी अधिकतर गजलें मेहदी हसन साहब की रागों पर आधारित हैं। हुँ, और दूसरी बात यह है कि वो एक ही गजल को मैंने उनको 4-5 तरह से कहते हुए सुना है। तो जिस तरह वो गजल कहते हैं कि शब्दों में जान फूंक देना किसे कहते हैं, अगर आप मेहदी हसन की कोई भी गजल ध्यान से सुन लें जो क्लासिकल हो, जैसे फॉर एग्जांपल रंजीशी सही, दिल्ली दुखाने के लिए आ, या ये धुआं सा कहां सा उठता है, कई हैं गजलें उनकी, बहुत जी, जी, सारी। बहुत मेरे सारी। पास तो गजब का कलेक्शन है, गजब का पूरा कलेक्शन है, ये मान के चलिए। जब मैं नौकरी में आया था, वो पहले तो सुनता था, जब जॉब में आया तब मैंने तुम्हारे जो है उनका कलेक्शन सीडी में सोनी के कैसेट में भरवाया था, जो मेरी चुनिंदा पसंदीदा गजलें थी। तो उनको भी कराया था, गुलाम अली साहब को भी कराया था, गुलाम अली को भी सुनता हूँ। खासतौर पर उन्होंने एक इंडिया में प्रोग्राम दिया था, वो पूरा का पूरा क्लासिकल बेस्ड था, और बहुत ही खूबसूरत गजलें थी उसमें। तो क्लासिकल बेस की गजलें मुझे हमेशा से पसंद रही। और तो एक मेहदी तो वो हसन जी रहे, की। जी, जी, इंडिया में मेहदी। जगजीत सिंह, जी, जी, वो इंडिया तो में जगजीत सिंह रहे, तो जी, जी। उनको मैंने काफी सुना है। भूपेंद्र सिंह की भी एक दो गजलें सुनी हैं। आपके जो मेहदी हसन साहब के जो शिष्य रहे हैं, तलत अजीज साहब, जिन्होंने फिल्मों में भी कुछ अच्छी गजलें गाई हैं, तो उनको भी मैंने सुना है, काफी अच्छा गाते रहे हैं वो। तो यही गजलकार थे जिनको मैंने सुना है। तो सर ये गजलकारों, मतलब आपके प्रिय गजलकारों की तो बात कही, इसी बीच में अपनी एक गजल हम हमारे सुनने वालों को आप जरूर सुनाइए। जरूर। तो ये गजल हमारी आप देखें कि मैं शुरुआत करूंगा एक छोटी सी नज्म से, जी, जी, इरशाद। कि देखिए ये किस तरह से मैसेज देती है। मत करो गुमराह यूं दैरो हरम के नाम पर, मत करो मत करो गुमराह यूं दैरो दैरो। हरम के नाम पर, मत लगाओ दांव कोई राम और रहमान पर, क्या बात है! मत लगाओ दांव कोई राम और रहमान पर, इंसानियत को भूल जो खेलोगे खूनी होलियां, इंसानियत को भूल जो खेलोगे खूनी होलियां, गिरेंगे छिनते यकीनन गीता और कुरान पर, क्या बात गिरेंगे छिनते यकीनन गीता और कुरान पर, शौक लड़ने का ही है तो फिर लड़ो हर जुल्म से, शौक लड़ने का ही है तो फिर लड़ो हर जुल्म से, जीत लो हर एक बुराई बा कमाले इल्म से, क्या बात जीत लो हर एक बुराई बा कमाले इल्म से, बहाना है लहू तो अपना लहू कुर्बान कर, बहाना है लहू तो अपना लहू कुर्बान कर,
मिटा दो नामो निशा तक दुश्मनों का मुल्क से, मिटा दो नामो निशा तक दुश्मनों का मुल्क से। और अब देखिए एक बेबहर की गजल देखिए मेरी, कि आपको लगेगा कि ये किस तरह से मतलब मुझको एक इंट्यूशन सा था कि गजल कैसी लिखी जानी चाहिए, तो बहर का अंदाज तब नहीं था। देखिए, क्या हुआ है फिजा को, क्या हुआ है फिजा को, घबरा रही है जिंदगी, क्या हुआ है फजा को, घबरा रही है जिंदगी, खुद से ही मुंह छुपा कर शर्मा रही है जिंदगी। क्या बात है, खुद से ही मुंह छुपा कर शर्मा रही है जिंदगी। और शेर देखें कि गहरी खामोशी की चादर, गहरी खामोशी की चादर सर से पांव तक ओढ़कर, गहरी खामोशी की चादर सर से पांव तक ओढ़कर सहम कर दुबकी हुई सी सो रही है जिंदगी। क्या बात है, बहुत खूबसूरत, दुबकी हुई सी, शुक्रिया, सहम कर दुबकी हुई सी सो रही है जिंदगी। और आंखें मूंदे, आंखें मूंदे चैन और आराम से पसरी हुई, आंखें मूंदे चैन और आराम से पसरी हुई, हादसों की धूप में अलसा रही है जिंदगी, बहुत हादसों की धूप में अलसा रही है जिंदगी। बुज़दिली, नाकारापन और या बेबसी और खौफ से, बुज़दिली, नाकारापन या बेबसी और खौफ से कतरा कतरा भाव सस्ते बिक रही है जिंदगी, कतरा कतरा भाव सस्ते बिक रही है जिंदगी। अगला शेर देखें कि हर बिकाऊ चीज की तरह सरे बाजार में, हर बिकाऊ चीज की तरह सरे बाजार में कतरा कतरा भाव सस्ते बिक रही है, कतरा कतरा भाव सस्ते बिक रही है जिंदगी। कुछ नहीं महसूस कर पाती, कुछ नहीं महसूस कर पाती, न सरगोशी कोई, कोई हलचल नहीं है, कुछ नहीं महसूस कर पाती, न सरगोशी कोई, एक अपाहिज मौत हर दिन मर रही है, एक अपाहिज मौत हर दिन मर रही है जिंदगी। और आखिरी शेर देखें कि बुढ़ापा बचपन जवानी रूप कोई हो मगर, बुढ़ापा बचपन जवानी रूप कोई हो मगर, जिस्म इंसान के उगता रही है जिंदगी, जिस्म इंसान के उगता रही है जिंदगी। क्या बात है सर, बहुत ही खूबसूरत। मतलब दोनों जो आपने गजलें सुनाई उसमें वो जो शौक लड़ने का ही है, लड़ो हर्ज, मतलब अब आपस में लड़के क्या करोगे, अगर लड़ने का शौक है तो जुल्म से लड़िए। कोशिश की है समाज को संदेश देने की। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, और बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व करके आपने अपने अशारों में अपने भावों को डाला है। बहुत ही खूबसूरत गजल, दोनों ही गजलें जिंदगी के अनुभवों पर आधारित है। तो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए सर, आपने एक बार मेरी पोस्ट पे लिखा था कि आप मेहंदी हसन जी से मिले थे। यस, जी जी, मैं बताता हूँ, बड़ा बड़ा रोचक वाकया है ये कि दरअसल ये वाकया है 1989 का। अचानक मुझे लखनऊ से मैसेज आया कि आपको अंग्रेजी के रिफ्रेशर कोर्स के लिए इनवाइट किया जाता है। तब मैं लेक्चरर की पोस्ट पर था कॉलेज में जी। तो मेरे प्रिंसिपल ने पता नहीं क्यों अपने आप उसे ऐसा लगा, उसने मुझको रिलीव कर दिया कि जाओ आप अटेंड कर सकते हैं प्रोग्राम। तो मैं प्रोग्राम अटेंड कर रहा था मोती महल में, और जाने का रिजर्वेशन भी मैंने करा लिया था। 28 तारीख को मुझे लौटना था। ऑल ऑफ ए सडन मेरी पेपर पर नजर पड़ी, न्यूज़पेपर पर, तो उसमें लिखा था कि 30 जून को मेहदी हसन साहब का प्रोग्राम लखनऊ में है। अब मैं छटपटाने लगा कि मेरा तो 28 को रिजर्वेशन है वापसी का, क्या करूं। मैंने रिजर्वेशन कैंसिल कराया और मैंने जो 1 जुलाई का रिजर्वेशन वापसी का कराया। फिर तो वहाँ की फेमस टाकीज, जो टाकीज क्यों बल्कि ये होटल क्लार्कावत है,
वहां मैं गया। हम्म, वहां मैंने जब टिकट खरीदा तो आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने टिकट अच्छा। खरीदा। मैंने अच्छा। अपने एक साथी को प्रेरित किया, तो हम्म, उसने भी टिकट ले लिया, हम दोनों गए। हम्म, और पहली बार रूबरू मुझे मेहदी हसन साहब को सुनने का मौका मिला उस वाह, प्रोग्राम में। क्या बात। तो जो खूबसूरत गजलें मैं उनकी रेडियो पर सुना करता था, कैसेट में सुना करता था, वो सब मुझे जो है तुम्हारे वहां स्टेज पर एकदम परफॉर्मेंस के लाइव द्वारा सुनने को मिल गई। लाइव क्या सुनने बात। को मिला। और फिर क्या हुआ कि संयोग ऐसा बना कि वो तुम्हारे जो है बाद में ऊपर ही बालकनी की तरफ से उनका निकलना हुआ, तो वो वहीं खड़े हुए जहां पे मैं खड़ा हुआ था। अरे वाह। तो हम दोनों सामने खड़े हुए थे। मेरे दोस्त ने ऑटोग्राफ लिए और मैं उनको यूं देखता रहा कि जैसे कोई जो है वो भक्त भगवान को देखता है। कोई शब्द ही नहीं थे मेरे पास कुछ कहने के लिए, बिल्कुल शांत। तो जब वो जाने से लगे तो मेरे मित्र ने कहा, तुम क्या कर रहे हो यार, तुम मुझे लेके आए और तुमने ऑटोग्राफ तक नहीं लिया। ऑटोग्राफ तो ले लो, कम से कम निशानी रहेगी। तो मैं उनके पीछे फिर भागा। तो कार के पास जब वो जाने लगे तो क्या है, तो मैंने बताया उनको कि यूं यूं ऐसे ऐसे ऑटोग्राफ आपका चाहिए, मैं आपका फैन हूँ शुरू से। तब फिर उन्होंने मुझको ऑटोग्राफ दिया। तो क्या वो बात है एक सर। याद है मेरे साथ। ऑटोग्राफ भी है आपके पास। जी 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 तो ईश्वर ने इच्छा पूरी की वो। तो मेरे फादर बहुत खुश हुए जब उन्हें पता लगा, क्योंकि वो तो शुरू से ही सुनते आ रहे थे। जब उन्हें हम्म, पता लगा कि मैंने लाइव सुना है तो बहुत खुश हुए वो। तो ये जी। एक छोटी सी मुलाकात थी उनसे। तो सर इस मुलाकात और इस उस पर अगर आपने कुछ गजल रखी हो या आप अगली पेशकश क्या देना चाहते हैं वो हाँ, मैं बताइए। अगली पेशकश में आपको जो है वो देखिएगा कि जब बहर में लिखना शुरू किया हम्म, तो किस तरह से चेंज आए। ये छोटी बहर पे लिखी हुई है और रदीफ भी बिल्कुल अलग हटके है इसका। आपको तो मालूम ही होगा शायद कि गजलों में कुछ शर्तों का पालन करना होता है, जो पहले मुझे उनकी जानकारी नहीं थी। जब ये सब लिखा था, जो सुनाया है आपको, तब हम्म, जानकारी नहीं थी, इंट्यूशन से काम कर रहा था मैं। जी। लेकिन अब जो है वो तुम्हारे उसमें मतला होना चाहिए सबसे पहले, है ना। और जो अशार हैं उनके बाद में साथ में रदीफ और काफिया भी जरूरी है होना। और साथ में अंत में कहते हैं जो मक्ता रहता है जिसमें शायर का नाम होता है, तो वो भी तुम्हारे आना जरूरी है। हम्म, तो जो सारे नियम है उनको फॉलो करते हुए ये लिखी है। और रदीफ बिल्कुल हटके है, थोड़ा देखें कि दिल मेरा लो आज फिर बच्चा हुआ, जी। दिल मेरा फिर आज फिर बच्चा हुआ, मुद्दतों के बाद कुछ अच्छा हुआ। क्या बात दिल मेरा लो आज फिर बच्चा हुआ, मुद्दतों के बाद कुछ अच्छा हुआ। चीज हर महंगी जमाने की यहाँ, चीज हर महंगी है जी। जमाने की यहाँ, आदमी का खून पर सस्ता हुआ, आदमी का खून पर सस्ता हुआ। बहुत गहरी और बात। अगला शेर देखें कि झूठ का है बोलबाला हर तरफ, झूठ का है बोलबाला हर तरफ, हार जाता जो अगर सच्चा हुआ, हार जाता जो अगर सच्चा हुआ। खो गई अमनो वफा की मंजिलें, खो गई अमनो वफा की मंजिलें, खैर मानो गर कहीं रास्ता हुआ, क्या बात। खैर मानो गर कहीं रास्ता हुआ। और अगला शेर देखें कि पूछ मत अब खैरियत इंसान की, पूछ मत अब खैरियत इंसान की, हर किसी का हाल बस खस्ता हुआ, हर किसी का हाल बस खस्ता हुआ। और चिलचिलाती धूप सी है जिंदगी, चिलचिलाती धूप सी है जिंदगी, राह तेजा शख्स हर हंसता हुआ, राह तेजा शख्स हर हंसता हुआ। और आखिरी देखें मक्ता कि फिक्र का लूटा है किसने कारवां, फिक्र का, मैं फिक्र सागरी के नाम से लिखता हूं। तो जी, जी। फिक्र का किसने लूटा है किसने कारवां, हर तरफ बस है धुआं उठता हुआ, है क्या बात। तरफ हर तरफ बस है धुआं उठता हुआ। उत्तम। तो बहुत बढ़िया। ये छोटी बहर की गजल मैंने लिखी थी।
एक और देखें, जी। गजल जनरली प्रेम पर लिखी जाती है, लेकिन अब जो है इसका जो उन्वान है उसमें काफी विस्तार हो रहा है। आज के जो मौजूद विषय हैं उन पर भी लिखा जा रहा है। तो ऐसी ही एक कोशिश की मैंने कि औरत की तस्वीर पेश करने की, कि इस जमाने में औरत की क्या स्थिति है। दुनिया को लगती जो भारी मैं औरत हूं, दुनिया को लगती जो भारी मैं औरत हूं, काया से रखते सब यारी मैं औरत हूं, काया से रखते सब यारी मैं औरत हूं। तो अगला शेर देखें कि बोझिल कामों में खपती है बचपन से जो, बोझिल कामों में खपती है बचपन से जो, जाती है मां भी बलिहारी मैं औरत हूं, जाती है मां भी बलिहारी मैं औरत हूं। पढ़ना छोड़ा पढ़ना लिखना खोई सब आजादी, छोड़ा पढ़ना लिखना खोई सब आजादी, घर की हद में लाचारी है मैं औरत हूं, घर की हद में है लाचारी मैं औरत हूं। और अगला शेर देखें कि मुझसे ही चलते आए सब जग के नाते, मुझसे ही चलते आए सब जग के नाते, हर रिश्ते की जिम्मेदारी मैं औरत हूं, हर रिश्ते की जिम्मेदारी मैं औरत हूं। आहत होती फिक्र अना क्यों कर मेरी, आहत होती फिक्र अना क्यों कर मेरी, रहती आई बस दुखियारी मैं औरत हूं, रहती आई मैं दुखियारी मैं औरत। बहुत खूबसूरत सर, आपने जैसे बताया कि गजल की जो प्रवृत्ति होती है वो प्रेम पर लिखी जाती है। जी जी जी। पुरानी शुरुआत में जो शब्द लिखा गया वो प्रेम, प्यार, मोहब्बत, इश्क पर था, और धीरे धीरे वो अब जैसे जैसे जीवन में जटिलताएं बढ़ती जा रही हैं और हमारी जो काव्य की विधाएं हैं उनमें भी उनका समावेश होता जा रहा है और उसका जो विस्तार होता जा रहा है, उनके विषयों में जी। विस्तार। और आपने बहुत ही जरूरी बातों पर गजलें कही हैं। तो सर थोड़ा कुछ इश्क मोहब्बत पर भी कुछ यस, गजल। जरूर जरूर जरूर। देखिए ये गजल देखें, मोहब्बत का सफर दीदार से आगे नहीं बढ़ता, मोहब्बत का सफर दीदार से आगे नहीं बढ़ता, तेरी जिद से कभी इनकार से आगे नहीं बढ़ता, क्या बात है, बहुत तेरी जिद से कभी इनकार से आगे नहीं बढ़ता, दिए हैं खास लम्हे प्यार में अक्सर मुझे तुमने, दिए हैं खास लम्हे प्यार में अक्सर मुझे तुमने, ये फिर भी सिलसिला तकरार से आगे नहीं बढ़ता, ये फिर भी सिलसिला तकरार से आगे नहीं बढ़ता, मेरी सब कोशिशें, मेरी सब कोशिशें नाकाम होकर रह गईं अब तक, मेरी सब कोशिशें नाकाम होकर रह गईं अब तक, मैं बदकिस्मत कभी भी हार से आगे नहीं बढ़ता, क्या बात, मैं बदकिस्मत कभी भी हार से आगे नहीं बढ़ता, और नहीं है हौसला कम इश्क की इस जंग में, लेकिन नहीं है हौसला कम इश्क की इस जंग में, लेकिन वफा की राह में आजार से आगे नहीं बढ़ता, आजार दुख को कहते हैं, वफा की राह में आजार से आगे नहीं बढ़ता। और अगला शेर देखिए कि जहां मैं जिंदगी की दौड़ में भागा किए हैं सब, जहां मैं जिंदगी की दौड़ में भागा किए हैं सब, मैं लेकिन सुस्त हूं रफ्तार से आगे नहीं बढ़ता, क्या बात है सर, बहुत मैं लेकिन सुस्त हूं रफ्तार से आगे नहीं बढ़ता, गिराना इश्क में खुद को नहीं मंजूर है मुझको, गिराना इश्क में खुद को नहीं मंजूर है मुझको,
दिले नादान ये किरदार से आगे नहीं बढ़ता। क्या बात। दिले नादान ये किरदार से आगे नहीं बढ़ता। और आखिरी शेर देखें कि गजल लिखने की ख्वाहिश फिक्र के सीने में रहती है। गजल लिखने की ख्वाहिश फिक्र के सीने में रहती है, मगर दो चार ही अशार से आगे नहीं लिखता। मगर दो चार ही अशार से आगे नहीं बढ़ता। आगे नहीं बढ़ता। और सर आप तो आगे ही आपकी कलम गजल में बहती है और इतनी खूबसूरत खूबसूरत गजलें आप लिख रहे हैं। तो एक बात और मैं सर पूछना चाहती हूँ कि ये जो आपका पेन नेम है फिक्र सागरी, इसको रखने के पीछे कुछ खास वजह? मैं बताता हूँ आपको कि क्या है कि एक बार मैं अधिकतर पहले जो गजल लिखा करता था तो उसमें अंत में जो तखल्लुस आना चाहिए वो नहीं रखता था कभी भी। तो ऐसे में तो कोई भी वो गजल यूज कर सकता था। अच्छा। अपने नाम पर। तो मुझे ये बताया भी गया कि नियम तो यही है, हालांकि आजकल बहुत से लोग लिख रहे हैं बिना नाम के भी लिख रहे हैं, लेकिन जो गजल का कायदा है वो ये कहता है कि आप जो है तखल्लुस उसमें यूज करें। आखिरी जो आपका शेर है जिसे मक्ता कहा जाता है, तो मक्ता का मतलब ये होता है कि जिसमें आपका शायर का नाम आए। तो इसीलिए फिर मैं सोचता रहा क्या रखूं। अब चूंकि मैं सागर को बिलोंग करता हूं तो सागरी तो नेचुरली आ गया। चूंकि बहुत फिक्रमंद रहता हूं तो इसलिए फिक्र जो है सभी के लिए फिक्रमंद रहता हूं, अपने लिए नहीं। तो खासतौर पर समाज के लिए फिक्रमंद रहता हूं, तो इसलिए फिक्र मुझे लगा कि ये इट इज सूटेबल। वो सर आपकी गजल में दिखती है, फिक्र आपकी गजलों में दिखती है। हर पहलू को लेकर हम आपकी गजलों में फिक्र देखते हैं। तो काफी सही आपने सटीक वो तखल्लुस सुना सर। जी आप क्या बोल रहे हैं? जी। और जब मेरे एक बुक का विमोचन भी हुआ था शुरू में, तो बड़े बड़े शायर आए हुए थे सागर में, तो उन्होंने भी बड़ी इजीली इसको एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उन्होंने गजलें सुनी तो उनको लगा कि हाँ बिल्कुल जो है ये। सर एक मैं अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आपकी वो एक गजल है आजार जिंदगी के बढ़ते ही जा रहे हैं आजार जिंदगी, सर ये वाली गजल। श्योर अभी सुनाता हूँ। बढ़ते ही जा रहे हैं आजार जिंदगी के, लगते नहीं हैं अच्छे आसार जिंदगी के। बढ़ते ही जा रहे हैं आजार जिंदगी के, लगते नहीं हैं अच्छे आसार जिंदगी के। और अगला शेर समाज फरमाए कि एक शौक सी गजल का उन्वान खो गया जो। एक शौक सी गजल का उन्वान खो गया ज्यूं, फीके से हो चले हैं अशआर जिंदगी के। फीके से हो चले हैं अशआर जिंदगी के। अगला शेर देखें, बहुत ही मतलब ये काबिल गौर है कि मुश्किल सवाल सारे कांधों पे लाद कर मैं, मुश्किल सवाल सारे कांधों पे लाद कर मैं नखरे उठा रहा हूं दुश्वार जिंदगी के, नखरे उठा रहा हूं दुश्वार जिंदगी के। और अगला शेर देखें कि गुर्बत से तंग आकर रूठी हुई हैं खुशियां। गुर्बत यानी गरीबी, गुर्बत से तंग आकर रूठी हुई हैं खुशियां, खोने लगे हैं मानी त्योहार जिंदगी के, खोने लगे हैं मानी त्योहार जिंदगी के। और मक्ता देखें, उधड़े हुए हैं रिश्ते। आज समाज का जो ताना बाना है वो पूरा बिखर गया। संयुक्त परिवार की जो परंपरा थी वो खत्म हो चली है ना। एकल परिवारों की ओर हम बढ़ चले हैं, सबको अपनी आजादी प्यारी है। तो उस स्थिति में आप देखिए कि ये शेर लिखा हुआ है कि उधड़े हुए हैं रिश्ते कितना रफू करूं मैं, उधड़े हुए हैं रिश्ते कितना रफू करूं मैं, चुभते हैं फिक्र अब तो गमख्वार जिंदगी के। जो हमदर्द हैं वो भी चुभने लगे हैं, फिरते हैं, चुभते हैं फिक्र अब तो
गमख्वार जिंदगी। गमख्वार जिंदगी के। तो ये छोटी बहुत सी खूबसूरत, गजल बहुत थी खूबसूरत गजल है या ये। और रिश्तों पर काम करते करते और संभालते संभालते ही पूरी जिंदगी का जो जी ताना जी बाना है वो बुनता जाता है। सर, आपने एक शुरू में बात की थी वो बहर और बेबहर लिखने की, जब आप बात करते एक राबता होना चाहिए, जी ये जी। क्या इसको राब्ता मतलब आपसी संबंध। अगर हर एक पहली से। लाइन जो आप लिख रहे हैं जी तो दूसरी लाइन भी जो है पहली लाइन से संबंध रखती हुई होना चाहिए, जुड़ाव होना चाहिए। अगर दोनों में आंतरिक संबंध नहीं है तो फिर वो शेर सही नहीं माना जाएगा, वो उसका असर भी पैदा नहीं होगा, है ना। अब जैसे उदाहरण के लिए एक गजल देखिए, ठीक जी है ना। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। मोहब्बत में ये मौजिजा हो गया, मौजिजा चमत्कार, चमत्कार। मोहब्बत में ये मौजिजा हो गया, तो क्या चमत्कार हो गया? जब दूसरी लाइन में जब तक नहीं आएगा वो पता नहीं बात चला। नहीं बनेगी। हम्म। तो मोहब्बत में ये मौजिजा हो गया। और देखिए दूसरा कि भरा जख्म फिर से हरा हो गया, मोहब्बत में ये मौजिजा हो गया और भरा जख्म फिर से हरा हो गया, हरा हो गया। ठीक है ना। तो जी असर आए, ठीक है ना, कि क्या तुम्हारे जो वो हुआ। और देखिए हुए सब्र के इम्तिहान इस कदर, हुए सब्र के इम्तिहान इस कदर, जुनू इश्क का सब हवा हो गया। क्या बात है, बहुत सही, बहुत बढ़िया थे। जी सर, तो ये आगे। होती है कहन, है ना, अच्छा। कि जी। अशार में आप किस तरह से जो है वो जीवंतता इम्पैक्ट। लाए, है जी। ना। तो हुए सब्र में इम्तिहान इस कदर, जुनू इश्क का सब हवा हो गया। ओके। और मुकद्दर ने चालें ही ऐसी चली, मुकद्दर ने चालें ही ऐसी चली, हवादिस का एक सिलसिला हो गया। हवादिस यानी हादसों का, ठीक है ना। मुकद्दर ने चालें चली इस तरह, हवादिस का एक सिलसिला हो गया। चला यूं वो तीरे नजर नीमकश, चला यूं वो तीरे नजर नीमकश। नीमकश तीर जिसको कहेंगे आधी झुकी हुई नजरों से देखना। अच्छा। आधी झुकी हुई नजरों से जब देखा जाता है तो वो नीमकश तीर कहा जाता है, अच्छा। ठीक है ना। तो चला यूं वो तीरे नजर नीमकश, पिए बिन गजब का नशा हो गया, वाह, पिए बहुत बिन खूबसूरत। गजब का नशा हो गया। नशा हो गया। और मक्ता देखिए कि सुलगता रहा फिक्र भी उम्र भर, सुलगता रहा फिक्र भी उम्र भर, बड़ा दर्द का काफिला हो गया, बड़ा दर्द का काफिला हो गया। बहुत खूबसूरत गजल की जो ये कहन की ये जो खूबसूरती होती है, कि जो आपने बात बोली, वो जो चमत्कार जो है कि, जी जी और गजलकार जब उसको गा कहते हैं तो वो उसको, वो जो हमें जो बेसब्र बना देते कि ये बाद में क्या कहने वाले हैं, और जी वो जो जी इम्पैक्ट पड़ता है वो खूबसूरती इस गजल में है। तो सर जी ऐसी कुछ और गजल हमें सुनाइए। जी जी जरूर। एक गजल देखें कि ये थोड़ा इसका रदीफ हटके है, कि जिसमें गजल को ही रदीफ बनाया गया है। अच्छा। हाँ, जी। गजल को रदीफ बना करके लिखा गया है। इसको हम्म। देखिए, बिल्कुल अलग तरह की गजल है। इश्क पाकीजा बनाती है गजल, अच्छा। इश्क इश्क पाकीजा, पाकीजा पवित्र, आप जानते हो। पवित्र बनाती। इश्क पाकीजा बनाती है गजल, हुस्न ओढ़े मुस्कुराती है गजल, क्या बात। इश्क पाकीजा बनाती है गजल, हुस्न ओढ़े मुस्कुराती है गजल। हुस्न हो जब इश्क से ही रूबरू, हुस्न हो जब इश्क से ही रूबरू, होठ पर नगमे सजाती है गजल, होठ पर नगमे सजाती है गजल। फसले गुल की जब कभी आमद रहे, फसले गुल की यानी जो फूलों की बहार है, मौसम है, बहार है। जी। हाँ उसका आना। फसले फसले गुल की जब कभी आमद रहे, फूल बनकर खिलखिलाती है गजल, फूल बनकर खिलखिलाती है गजल। और जब कभी बाहों में इतराती हो तुम, जब कभी
बाहों में इतराती हो तुम, सुर्ख होकर फिर लजाती है गजल। क्या बात है, सुर्ख बहुत होकर फिर लजाती है गजल, और जब करो शीरी जुबां से गुफ्तगू, शीरी जुबां मधुर मीठी। आवाज जी, में, कि जब करो शीरी जुबां से गुफ्तगू, रूह में तासीर लाती है गजल। वाह रूह सर, में तासीर लाती है गजल, और जब कभी अशआर होते कीमती, जब कभी अशार होते कीमती, रंग अपना फिर दिखाती है गजल। वाह। रंग अपना फिर दिखाती है गजल। और मक्ता देखें कि फिक्र गम के दौर में कातिल बनी, फिक्र गम के दौर में कातिल बनी, खून के आंसू रुलाती है गजल। फिक्र गम के दौर में आंसू बनी, खून के आंसू रुलाती है गजल। तो ये गजल सर, के ये कई। हाँ जी गजल जी के जो पूरा रूप है जी, वो आपने एकदम इसमें शब्द दर लाने की शब्द, कोशिश की है। जी बिल्कुल जी सर, बिल्कुल उतरी है, वो बहू ऐसे ही उतरी है। और मतलब जो दर्द से भरी हुई गजलें होती है, वो आप जब दुख में सुन लो तो लगता है कि सारा दुख का अंबार हमारे ऊपर फूट पड़ा बिल्कुल है। बिल्कुल और बिल्कुल। जी, जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा। गजल के मिजाज को आपने बहुत खूबसूरती से इस गजल में पेश किया है सर, बहुत ही जी जी खूबसूरत। जी। सर, अब आगे क्या सुनाना चाहेंगे? एक आपकी कोई पसंदीदा, कोई जो आपको खूब पसंद हो? जी अभी देखता हूं मैं। देखिए, ये गंभीर विषय पर है। जिंदगी को जी रहे हैं लोग मनमानी के साथ, जिंदगी को जी रहे हैं लोग मनमानी के साथ, बोलते हैं झूठ को सच सिर्फ उरियानी के साथ। उरियानी यानी नंगेपन। बोलते हैं झूठ को सच सिर्फ उरियानी के साथ। अगला शेर देखें कि मौजजा देखा जो चाहा, मौजजा चमत्कार को ही कहते हैं। मौजजा देखा जो चाहा रब के इस संसार में, मौजजा देखा जो चाहा रब के इस संसार में, देखता ही रह गया मैं जुल्म हैरानी के साथ, देखता ही रह गया मैं जुल्म हैरानी के साथ। और कूब कूं यानी गली गली, अच्छा, कूब कूं ढूंढा किए जिसको यहां शिद्दत से सब, कूब कूं ढूंढा किए जिसको यहां शिद्दत से सब, वो मिला घर में किसी के सुर्ख पेशानी के साथ, वो मिला घर में किसी के सुर्ख पेशानी के साथ। यानी हम तो उसे ढूंढते रह गए, गली और जब गली वो वो मिला अपने, तो उसके माथे पे सिंदूर लगा हुआ था। क्या बात है। हाल उसका जानने, हाल उसका जानने जब मैंने उसको छू लिया, हाल उसका जानने जब मैंने उसको छू लिया, रह गया खुद में सिमट कर हुस्न नादानी के साथ, रह गया खुद में सिमट कर हुस्न नादानी के साथ। और अगला शेर देखें कि दिन के कोलाहल में सारा दर्द दबकर रह गया, दिन के कोलाहल में सारा दर्द दबकर रह गया, आदमी मांगे शरण अब रात वीरानी के साथ, आदमी मांगे शरण अब रात वीरानी के साथ। और अगला शेर समाज फरमाए कि ख्वाहिशों की भीड़ में गुम हो गए चेहरे कभी सभी, ख्वाहिशों की भीड़ में गुम हो गए चेहरे कई, अब नहीं मिलती है मंजिल कोई आसानी के साथ, अब नहीं मिलती है मंजिल कोई आसानी के साथ। और आखिरी मक्ता समाज गौर फरमाए कि खास आजादी मिली है सबको दुनिया में मगर, खास आजादी मिली है सबको दुनिया में मगर, फिक्र मुझको दे रखी है, छूट मुझको दे रखी है फिक्र निगरानी के साथ, छूट मुझको दे रखी है फिक्र निगरानी के साथ। तो सर, ये बहुत जिंदगी बढ़िया बात कही है आपने, बहुत लोग बढ़िया बात। के साथ। जी, जी
कि सबको तो आजादी है, लेकिन मुझे आजादी है मगर निगरानी के साथ। निगरानी दे रखी। बांध के रख दिया है, खुला आसमान खिड़की से दिखाया जा रहा है। जी जी। जी सर, जी बहुत बढ़िया। तो जी बहुत खूबसूरत गजल। अच्छा लग रहा है सर आपके साथ ये पहली बार इस तरीके से गजल पे बात करते हुए। नहीं, मुझे भी कोई बहुत अच्छा लग रहा है। मैं जी जनरली लाइव शो पे जाता नहीं हूँ, शायद ये दूसरा मौका है। एक तो माजी साहब का प्रोग्राम था 1 घंटे का करीब, तब आया जी था जी मैं, जी और उसमें मैंने अपनी गजलों के साथ साथ कविताएं और छंद की कविताएं, जो छंद में मैं लिखता हूँ हिंदी जी छंद में, हम्म, उसको भी पेश किया था मैंने। अच्छा सोनेट मैंने बताया ना कि सोनेट अब जो है, मैं कहना चाहिए कि दूसरी पसंद बन गया है मेरी। मुख्य तो गजल अभी भी है, लेकिन हाँ, सोनेट पे काफी काम कर लिया है मैंने और कर रहा हूँ अभी भी। जी सर, वो गजल के साथ सोनेट्स आपका भी जो हाल ही में संग्रह आया है जी जी सिक्किस्वरों जी के sonnet, उस पर भी अभी जी जी कुछ जी, दिन पहले वो हमने भी है। इसके अलावा अनुवाद पर काफी अच्छा काम अनुवाद। हो सकता है, जिसमें ओ प्रिया है, और जो कि बहुत ही मतलब कहना चाहिए वर्ल्ड के माने हुए जो नोबेल पुरस्कार विजेता पाब्लो नेरूदा पे काम है वो। और अभी जो मेरा वर्तमान में काम आने वाला है वो बहुत ही महत्वाकांक्षी है। मतलब 101 सोनेटियर्स को, जो कि इंग्लिश के हैं, मैंने उनको ट्रांसलेट किया है हिंदी में। तो करीब 135 सोनेटियर्स को मैंने ट्रांसलेट करके ला रहा हूँ। सर तो ये मेरी एक कोशिश बहुत है, बड़ा thing है। जी जी, कि पूरी दुनिया में जो सोनेट में काम हुआ है इंग्लिश में, चाहे वो फ्रांस हो, अमेरिका हो, जर्मनी हो, रशिया हो, जनरली इंग्लैंड से जोड़ते हैं इसको, तो मैंने सारे देशों को, कनाडा वगैरह सबको, स्पेन वगैरह, इन सबको जोड़ करके जो है वो ये लाने की कोशिश है मेरी। जी सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप इतना दायित्वपूर्ण थैंक यू, काम कर थैंक यू, रहे हैं। थैंक यू सो मच। और एक नई विधा को, मतलब नई विधा क्या, एक विदेशी विधा को हिंदी में इंट्रोड्यूस जी जी जी, की तो पहले से, लेकिन फिर से आप नहीं, वो उसको एक्चुअली हिंदी में केवल त्रिलोचन शास्त्री ने ही काम किया है। वो भी मतलब आप, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि उनका जो ताल्लुक है वो सागर यूनिवर्सिटी से रहा। वो यहाँ पढ़ाते अच्छा थे सागर में, हिंदी हिंदी अच्छा पढ़ाते थे वो। हाँ, तो अच्छा सागर के लोग उनको जानते हैं। उन्होंने सोनेट पर काम किया, अपनी तरह का काम था वो। तो अपनी तरह। लेकिन लेकिन मैंने जो काम किया है उसमें मैंने जो यूरोपियन शैली है उसको भी लिया, और जो भारतीय शैली में जो किया जा सकता है उसको भी लिया। जी सर, तो जी चलिए सर, फिर हम एक बार फिर से गजल पर आते हैं। आपकी गजलें बहुत ही खूबसूरत और जिंदगी के हर पहलू से जुड़ी हुई। तो सर, जैसे आपने कहा कि आप पहले बेबहर लिखते थे, फिर बहर में लिखना शुरू किया, तो उसके लिए आपने काफी कुछ उस पर अध्ययन किया, प्रॉपर उसको बिल्कुल जिस बिल्कुल। तरीके से करना चाहिए, पूरी स्टडी जी करके जी आपने उस पर किया। जी जी। तो सर, उसमें जब आप अध्ययन अध्ययन करने के बाद जब आपने काम करना शुरू किया, तो क्या शुरुआत में थोड़ी परेशानी आती थी, क्योंकि वो शुरुआत में परेशानी आती है, शुरुआत में परेशानी आती थी। मैं मतलब मैं बता रहा हूँ कि मैं शुरू में तो बिल्कुल इंट्यूशन पे काम करता था। अच्छा बाद में फिर क्या हुआ कि जो विभिन्न फेसबुक के साहित्य समूह हैं उनमें फिल्मबदीह का आयोजन होता है। अच्छा तो फिल्मबदीह में आपको बहर दी जाती है, और जो है वो रदीफ व काफिया दिया जाता है, और साथ ही साथ जो शायर का शेर है वो भी दिया जाता है। तो उसके सर, उसके सहारे आप आप उसको बढ़ाते हैं। आप डेवलप कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। तो वो शुरुआत में कोशिश की, लगा कि मैं काफी अच्छा कर रहा हूँ, लोगों से तारीफ मिलती गई, लेकिन ये कोई बताने वाला नहीं था कि ये कहीं बेबहर हो गई है या क्या। ये नहीं था, वहां बस वाह ही थी, एक्चुअल नॉलेज नहीं थी। फिर जब माजी साहब से मिला तब उन्होंने बताया कि क्या क्या चीजों का हमको ध्यान रखना है, मात्रा की गणना किस तरह से करना है, क्योंकि जो वजन होता है, जो जिसको हम तुम्हारे बहर भी कहते हैं, उसमें आपको देखना होता है कि मतलब कहाँ तुम्हारे जो है आपको बड़ी मात्रा लेना है, कहाँ छोटी मात्रा लेना है। गजल में एक फायदा यह है कि कहीं जगह आप मात्रा की छूट ले सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन हिंदी जो छंद होते हैं उनमें ऐसा नहीं कर सकती आप। अच्छा, हिंदी छंद में आपको जो मात्रा दी ऐसी गई है विविधता नहीं उसी ले में सकते। लिखना है, न घटा सकते हैं न बढ़ा सकते हैं।
सर पहले लिखी की कुछ गजलों में कोई ऐसी आपकी फेवरेट गजल जो आपको अभी भी बेहद पसंद है और हाँ आप? यस, जी जी जी, जरूर जरूर। देखिए, जो शुरुआती गजल लिखी थी मैंने बेबहर, और पेपर में भी छपी है। अच्छा। हर वक्त मुश्किलों से यहाँ जूझता है आदमी, हर वक्त मुश्किलों से यहाँ जूझता है आदमी, कश्मकश के बीच सुकून खोजता है आदमी, कश्मकश के बीच सुकून खोजता है आदमी। तो अगला शेर देखें कि जिंदगी की जंग में हालात से लड़ते हुए, जिंदगी की जंग में हालात से लड़ते हुए हारता है और कभी जीतता है आदमी। क्या बात है। हारता है और कभी जीतता है आदमी, भूख बेकारी गरीबी से घिरे हर शहर में, भूख बेकारी गरीबी से घिरे हर शहर में, गैर से अपना ठिकाना पूछता है आदमी, गैर से अपना ठिकाना पूछता है आदमी। और अगला शेर देखें, ये कौन कहता है इसे, ये तंज है, कौन कहता है इसे सीता और मीरा की जमीन, कौन कहता है इसे सीता और मीरा की जमीन, आबरू अबला की यहाँ लूटता है आदमी। क्या बात है। आबरू अबला की यहाँ लूटता है आदमी। और अगला शेर देखें कि लग रही है आग ये घर के चिराग से यहाँ, लग रही है आग ये घर के चिराग से यहाँ, अक्ल आएगी इन्हें कब सोचता है आदमी। बहुत बढ़िया। अक्ल आएगी इन्हें कब सोचता है आदमी। और देखें शेर कि कब छटेगी स्याह बदली, कब छटेगी स्याह बदली, आसमां से वतन के हिंद कब होगा चमन फिर बूझता है आदमी, हिंद कब होगा चमन फिर बूझता है आदमी। और दाग दामन पर किसी के लगाना आसान तो है, दाग दामन पर किसी के लगाना आसान तो है, आईने में शक्ल कहाँ देखता है आदमी, आईने में शक्ल कहाँ देखता है आदमी। हर वक्त मुश्किलों से यहाँ जूझता है आदमी, वो कश्मकश के बीच सुकून खोजता है आदमी। ये बेबहर की है। और तुम्हारे सबसे बड़ी बात है कि लास्ट में देखिए हम मक्ता में अपने जो तखल्लुस का भी प्रयोग नहीं कर रहे हैं, है ना। तो तब लिया ही नहीं था तखल्लुस, तब तो लिया जो मन नहीं में आया लिया। नहीं, पर जो मन में आए नहीं सर, बहुत ही गंभीर बात है। और ये कि लोग अपने जो गलतियां होती हैं उसको नहीं देखते हैं और दूसरों पे उंगलियां उठाने लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये भी जो तो आपने बात कोशिश वही की है कि जो तुम्हारे भाव है वो सही ढंग से संप्रेषित हो जाए। जी जी जी। और क्या सुनाना चाहेंगे सर? जी आज मंच आपका है सर, पूरा मंच आपका है सर, आज आप सुनाइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का। जो कुछ भी मुझे उल्टा सीधा आता है मैं कोशिश कर रहा हूँ। नहीं सर, उल्टा सीधा नहीं है, कितनी खूबसूरत बातें आप गजल के माध्यम से कर रहे हैं। जी जी सुनाइए सर। जी। जहन डूबा है ख्यालों में तेरे जाने के बाद, जहन डूबा है ख्यालों में तेरे जाने के बाद, क्या सिला देगी मोहब्बत जिक्र में आने के बाद। क्या बात है, क्या बात है। क्या सिला देगी मोहब्बत जिक्र में आने के बाद, जहन डूबा है ख्यालों में तेरे जाने के बाद, और क्या सिला देगी मोहब्बत जिक्र में आने के बाद। अगला शेर देखें कि इश्क की नाकामियों ने तोड़ डाले सब गुमान, इश्क की नाकामियों ने तोड़ डाले सब गुमान, तृष्णगी बुझने न पाई खाली मैं खाने के बाद, तृष्णगी बुझने न पाई, तृष्णगी प्यास को कहते हैं, तृष्णगी बुझने न पाई
खाली मैं खाने के बाद आंधियों में जल रहा था जो दिया शिद्दत के साथ। आंधियों में जल रहा था जो दिया शिद्दत के साथ, थम गया वो भी सहम कर खाक परवाने के बाद। थम गया वो भी सहम कर खाक परवाने के बाद। इस मोहब्बत पर उठे थे ढेर सारे जो सवाल। इस मोहब्बत पर उठे थे ढेर सारे जो सवाल। कौन उनको तूल देगा खत्म अफसाने के बाद। क्या बात है। कौन उनको तूल देगा खत्म अफसाने के बाद। पर जो मुझे दिखला रहे थे इश्क में उजड़े मकान। जो मुझे दिखला रहे थे इश्क में उजड़े मकान। खुद नहीं समझे हकीकत लाख समझाने के बाद। क्या खुद बात नहीं समझे हकीकत लाख है। समझाने के बाद। है जहालत से भरी सारी ये दुनिया बेशुमार। है जहालत से भरी सारी ये दुनिया बेशुमार। जी रहे सब चैन से तूफान को लाने के बाद। जी रहे सब चैन से तूफान को लाने के बाद। और आखिरी मक्ता देखें कि फिक्र बेखुद लोग कितने हो चले हैं कदरदान। फिक्र बेखुद लोग कितने हो चले हैं कदरदान। सींचते हैं वो चमन को गुल के मुरझाने के बाद। सींचते हैं वो चमन को गुल को मुरझाने के बाद। क्या बात है सर, बहुत सुंदर बात। मतलब अब पछताए का हो जब चिड़िया चुग गई खेत। बहुत ही खूबसूरत। बट अब यही फितरत होती जा रही है सर, जब समय रहता है तो नहीं करते हैं और बिल्कुल सही उसके बात बाद सर जी जी पीटते जी। रह जाते हैं। तो सर अब जिंदगी के जो आईने को मैंने पेश करने की कोशिश की है अपनी गजलों में जी कि जो हकीकत है जिससे हम दो चार होते हैं तो उसको भी सामने लाया जाए। तो तभी गजल लिखना क्या कहना सार्थक होता। कहा जाता है कि गजल कही जाती है लिखी नहीं जाती। जी जी, गजल कही जाती है और आपकी गजलें इस बात को पूरी तरीके से पर लागू होती हैं। आपकी गजलों पर ये बातें, और आप समाज का सच्चा आईना, मतलब प्यार मोहब्बत भी है और जो मौजूदा हालात जो हैं इस समय, जो विषमताएं हैं, जो विकृतियां समाज में हैं, उस पर भी आवाज उठाती है आपकी गजल। और इसी के साथ साथ हम धीरे धीरे समय की ओर बढ़ रहे हैं बिल्कुल और आयोजन को हम समाप्ति की ओर ले जाने के साथ तो मैं चाहती हूँ कि एक अंतिम गजल आप कुछ जी जी अच्छी सी जरूर सुनाइए, जरूर तो फिर हम इस आयोजन का जरूर समापन जरूर। करते हैं। और नए मरहलों में नई रात होगी। नए नहीं, मरहलों में नई रात होगी। मोहब्बत में उनसे मुलाकात होगी। क्या बात, बहुत खूबसूरत। यहाँ इश्क में जीत मिलने से पहले कभी शह मिलेगी कभी मात होगी। यहाँ इश्क में जीत मिलने से पहले कभी शह मिलेगी कभी मात होगी। न दुनिया को कोसो न अपना मुकद्दर। न दुनिया को कोसो न अपना मुकद्दर। मिलेगा तुम्हारी जो औकात होगी। क्या बात है, बहुत मिलेगा बढ़िया। तुम्हारी जो औकात होगी। बदल दो सभी अपनी आदत पुरानी। बदल दो सभी अपनी आदत पुरानी। नई जिंदगी की शुरुआत होगी। बदल दो सभी अपनी आदत पुरानी। नई जिंदगी की शुरुआत होगी। अगला शेर देखें। हुई जो शरारत न लो उसको दिल पर। हुई जो शरारत न लो उसको दिल पर। किसी मनचले की खुराफात होगी। वाह, किसी मनचले की खुराफात क्या होगी। बात होगी। शुक्रिया। अगला देखें कि बदलती है हर शय जहां में हमेशा। बदलती है हर शय जहां में हमेशा। खुदा के रहम की भी बरसात होगी। क्या बात। खुदा के रहम की भी बरसात होगी। और आखिरी शेर समाज फरमाए कि गमे जिंदगी में रहे दर्द शामिल। गमे जिंदगी में रहे दर्द शामिल। नए जख्म भी फिक्र सौगात होगी। नए क्या जख्मी बात, भी फिक्र सौगात होगी। क्या तो बात है, बहुत ही आपने खूबसूरत। अशुद्ध पूर्वा के मंच के माध्यम से मुझे अपनी बात कहने का
जो कुछ भी थोड़ी बहुत सलाहियत है मुझ में गज़ल कहने की, जो मौका फराहम किया है, उसके लिए मैं आप सभी का मशकूर हूँ, ममनून हूँ, बेहद शुक्रगुजार हूँ। और आप अशुद्धपूर्वा की बुलंदी हमेशा कायम रहे, मैं ये दुआ करता हूँ। और आपका संचालन बहुत ही खूबसूरत रहा, इसकी मैं बधाई देता हूँ। वैसे तो आप बहुत ही काबिल हैं और कई प्रोग्राम्स में मैंने देखा है, तो आप बुलंदी पर कायम रहें। और लिखता भी बहुत अच्छी हैं आप, काफ़ी अच्छा लिखती हैं। आज कविता पढ़ने को मिली मुझे, तो काफ़ी अच्छा लिखा है मुक्ति छंद में आपने। तो बहुत ही संवेदनशील हैं आप, काफ़ी अच्छा लिखती हैं। तो आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अशुद्धपूर्वा से जुड़े सभी दर्शकों का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, और साथ ही पदाधिकारियों का जिन्होंने मुझे मौका दिया। और ईश्वर से प्रार्थना है कि आपके इस वेबसाइट का जो भविष्य है वो उज्जवल रहे, क्योंकि आप लोग कई सेगमेंट्स में काम कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने कहीं इतना विस्तार नहीं पाया है अन्य वेबसाइट्स में। तो आपने मतलब हर विधा को आगे बढ़ाने का मौका दिया है, विविधता है उसमें, और जिससे रोचकता उत्पन्न होती है। तो और इससे साथ ही जो नवांकुर साहित्यकार हैं उनको भी आगे आने का मौका मिल रहा है। तो इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं कि आप अपना कार्य जो है वो जारी रखें, उस विश्वास के साथ, उत्साह के साथ। और इसी के साथ मैं आप सभी को नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद सर, आपके उत्साहवर्धन और आपकी इतनी प्रशंसा और आपका ऐसा आशीर्वाद बना रहा तो हम ऐसे ही काम करते रहेंगे। और आपके साथ गज़लों का आनंद, गज़लों पे बहुत सारी बातें सुनी, बहुत अच्छा लगा। और मैं कोशिश करूंगी भविष्य में भी इस तरीके की गोष्ठियां आयोजित होती रहें। और जरूर जरूर, मुझे बेहद खुशी होगी, आपसे जुड़कर बेहद खुशी होगी। जो भी सेवा का मौका आप देंगी, जरूर मैं रहूंगा आपके साथ हाजिर। इसी के साथ सभी सुनने वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले आयोजन को लेकर फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।